हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं। संकल्पः अत्र का उपसर्ग। संकल्प में यहाँ कौन सा उपसर्ग है? सम, सम, सन या संक? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला, सम। अब यहाँ पर दो सम लिखे हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है। एक तो हलंत वाला सम है और एक बिना हलंत का सम है। अभी तो आपको यहाँ पर बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा। हलंत वाला सम सही होगा। सम प्लस कल्प होता है। क्या होता है? सम प्लस कल्प मिलाकर बनता है संकल्प। ध्यान रखिएगा। और संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन्हीं उपसर्गों में से आपसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इन 22 उपसर्गों को याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी उपसर्ग पहचानने में। कौन कौन से हैं एक बार फिर समझिए। प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए। विद्या अत का प्रत्यय क्यप, यत, ण्यत या ल्युट? बताइए आप लोग, विद्या में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो विद्या में प्रत्यय है क्यप वाला। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। विद्या में कौन सा प्रत्यय है? क्यप है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। विद्या विहीन जनः क्रीदिशा भवति। पशुवतः, मूर्खवतः, शुकवतः या हिंसवतः? यानी विद्या के बिना लोग कैसे होते हैं? पशुवत होते हैं या सूखती है? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए। हरि शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। हरि ही, हरे, हरिन या हरे? हरि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप है हरे। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। क्या रूप होता है इसका पंचमी विभक्ति में? हरे, हरिभ्याम, हरिभिः। हरे, हरिभ्याम, हरिभिः। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। हरि इकारांत शब्द है ना, तो उसी तरह रूप इसका चलता है थोड़ा सा अलग। राम वाले रूप से थोड़ा अलग रहता है क्योंकि यह इकारांत शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। भू धातोः लोट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम। भवामि, भवानी, भवाम या भवावः? बताइए कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, भवाम। भू धातु लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होता है भवाम। रूप कैसे चलता है लोट लकार में भू धातु का? समझिए। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामः। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामः। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यह इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आप लोग इसे समझें और आपको यह वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे तो याद भी हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए। राजा डैश वस्त्रम ददाति। भिक्षुकः, भिक्षुकाय, भिक्षुकम या भिक्षुकेन? राजा किसको वस्त्र देता है? तो किसको देता है? भिक्षुक को देता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है। अब हिंदी के हिसाब से तो यहाँ पर कर्म कारक हो रहा है, लेकिन कर्म कारक नहीं होगा। संस्कृत अनुवाद का नियम है, जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसका सूत्र क्या है? संप्रदाने, संप्रदाने चतुर्थी।
संप्रदाने चतुर्थी सूत्र से जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाए वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी, इसलिए यहाँ पर भिक्षुकाय हुआ है। राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला देखिए, प्राचीन यूनानी दार्शनिकः सुकरात महोदयः केन विधिनां समाजे उपदेशम् अददात्? भाषण विधिना, वाद विवाद विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना या कथा कथन विधिना? बताइए, सुकरात महोदय ने कौन सी विधि से उपदेश दिया है? तो प्रश्नोत्तर विधि से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय ने प्रश्नोत्तर विधि से समाज में उपदेश दिया है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर विधि है किसकी? सुकरात की। सीधा सीधा मतलब इस प्रश्न का यही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शरद चंद्र में कौन सी संधि है? ष्टुत्व, ष्टुत्व, जसत्व या कोई नहीं? शरद चंद्र में संधि है ष्टुत्व। कौन सी संधि है? ऑप्शन फर्स्ट वाली। यह संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। संस्कृत में व्यंजन संधि के नाम होते हैं ना, तो ये व्यंजन संधि है जिसके अंतर्गत कौन सा भेद है? ष्टुत्व वाला है, ष्टुत्व संधि है। शरद चंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र मिलाकर बनता है शरद चंद्र। और व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन सा इसका भेद है? ष्टुत्व वाला भेद है। इसका सूत्र क्या होता है? स्तोह श्चुना श्चुः, स्तो श्चुना श्चु, सूत्र यह होता है, ध्यान रखिएगा, ष्टुत्व संधि का। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, अधिहरि समासः वर्तते तत्पुरुषः द्वंद्वः अव्ययीभावः दिगु। अधिहरि समास है, यानी अधिहरि शब्द में समास है, तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव दिगु। अधिहरि शब्द में समास है, अव्ययी भाव। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। इस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? समझिए, हरव इति होता है। क्या होता है? हरव इति इसका समास विग्रह होगा। अव्ययी भाव जो है पूर्व पद प्रधान समास है, यानी अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान समास है और इस समास में पहला पद अव्यय होता है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही है ऑप्शन थर्ड वाला, ऑप्शन थर्ड सही है। अधिहरि पद में समास है, अव्ययी भाव। अगला देखिए, रामेण सह गीता वनम गच्छति, वाक्येषु अव्यय पदम अस्ति। रामेण सीता सह गच्छति, रामेण सह सीता वनम गच्छति वाक्य में अव्यय पद है, कौन सा है? सह वाला। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, बहुवचनम रूपम अस्ति तत् अहम वयम त्वम, इनमें से कौन सा है जो बहुवचन रूप है? कौन सा सही है? वयम वाला। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अहम आवाम वयम, अहम वाला प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। त्वम ये भी प्रथम पुरुष है। त्वम युवाम यूयम, तत् वाला भी प्रथम पुरुष है, ध्यान रखिएगा, तत् वाला भी प्रथम पुरुष है। तत् ते तानि होता है इसका रूप। अहम आवाम वयम, तो वयम बहुवचन रूप है। त्वम युवाम यूयम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, निर्मलम पदस्य विपरीतार्थकम पदम अस्ति। निर्लज्ज, सरलज्ज, मलिनम या सूरमलम? निर्मलम पद का विपरीतार्थक पद है मलिनम। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, च वर्गस्य उच्चारण स्थानानि अस्ति। कंठः, तालु, मूर्धा, न कोऽपि। च वर्ग का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? तालु। इसका सूत्र क्या है? इचु यशानाम तालु। सूत्र क्या है? इचु यशानाम तालु। इससे आप तालु उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले सभी वर्ण पहचान लेंगे। कौन सा होगा? दोनों ही आ जाएगी, यानी छोटी बड़ी चू से पूरा च वर्ग आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। या आ जाएगा और शलजम वाला सा आ जाएगा। इचू यशा नाम तालु च वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो तालु यहाँ पर सही है। ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अगला देखिए, वंशस्थ छंदसि वर्णानां संख्या वर्तते। 12 वर्णाः, 15 वर्णाः, 14 वर्णाः या 18 वर्णाः?
वंशस्थ छंद में वर्णों की संख्या है तो कितनी है? 12 है। द्वादश वर्णा, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, शिशु दूध के लिए रोता है, वाक्य से संस्कृत अनुवाद करोति। शिशु दुग्धेन क्रंदति, शिशु दुग्धे क्रंदति, शिशु दुग्धात् क्रंदति, शिशु दुग्धाय क्रंदति। शिशु दूध के लिए रोता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है शिशु दुग्धाय क्रंदति। ऑप्शन 4 सही आंसर है। चतुर्थी विभक्ति होगी क्योंकि यहाँ पर के लिए है, तो संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, इसलिए दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए, मोहनः पाठं पठति कर्मवाच्ये परिवर्तयत्। मोहना पाठेन पठ्यते, मोहनेन पाठ्यं पठ्यते, मोहनेन पाठा पठ्यते, मोहना पाठा पठ्यते। बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसमें सही आंसर है ऑप्शन 3 वाला, मोहनेन पाठा पठ्यते। मोहना प्रथमा विभक्ति में है तो कर्मवाच्य में मोहनेन हो जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर कर्म द्वितीय में है तो यहाँ पर कर्म प्रथमा में हो जाएगा। यहाँ पर धातु जो लगी है वो परस्मैपदी लगी है तो यहाँ पर धातु आत्मनेपदी की हो जाएगी। मोहनेन पाठा पठ्यते, मोहना पाठम पठति का कर्मवाच्य में रूप होगा। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला देखिए, संस्कृत शिक्षणस्य कोऽयं विधि मात्र विधि इति नाम्ना ज्ञायते। विश्लेषणात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, कथा कथन विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। संस्कृत शिक्षण की कौन सी विधि मात्र विधि नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी सही आंसर है, प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मात्र विधि नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, व्याकरण शिक्षणस्य विधि नास्ति निगमनः, आगमनः, संश्लेषणः या विश्लेषणः। व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? बताइए आप लोग। व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है विश्लेषण। ऑप्शन 4 सही आंसर है। बाकी सभी विधियां व्याकरण शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। विश्लेषण विधि नहीं प्रयोग की जाती। अगला देखिए, लेखन कलायाः अत्यधिक महत्वं मंचेषु, नाट्यस्थले, गृहेषु या विद्यालय। बताइए, लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? विद्यालय में। ऑप्शन 4 सही आंसर है। लेखन कला का सबसे ज़्यादा महत्व विद्यालय में है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला देखिए, पूर्णात् अंशम प्रति विधिरस्ति। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। पूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि होती है? बताइए बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 विश्लेषण विधि जो है वह पूर्ण से अंश की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। आगमन विधि किसने दी है? अरस्तु ने दी है। अरस्तु ने दी है। किसने दी है? अरस्तु ने दी है। आगमन विधि में होता क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में चला जाता है, और विश्लेषण विधि में पूर्ण से अंश की ओर। निगमन विधि किसने दी है? प्लेटो ने दी है। किसने दी है? प्लेटो ने दी है, ध्यान रखिएगा। निगमन विधि प्लेटो ने दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभवापि आधारौस्ता। संस्कृत गद्य शिक्षणस्य, संस्कृत पद्य शिक्षणस्य, संस्कृतानुवाद शिक्षणस्य, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य। कानों से सुनना और मुख से बोलना, इन दोनों का आधार क्या है? इन दोनों का आधार है संस्कृत भाषा शिक्षण का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। वैसे सभी में इसका महत्व होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जब तक आप इसका उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, चाहे जितना सुन लीजिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम वर्तते। श्रवण कौशलस्य, भाषण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य या पठन कौशलस्य। संस्कृत भाषा कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? वैसे सभी भाषा में अंतिम कौशल कौन सा है वही यहाँ पर भी सही होगा, क्योंकि सभी भाषाओं में कौशल तो एक ही होंगे। तो कौन सा है? लेखन कौशल है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। LSRW। ट्रिक याद रखिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखना। ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति श्रुतलेखनम, उच्चारण शिक्षणम, त्रुटि संशोधनम, काठिन्य निवारणम। आदर्श वाचन का प्रयोजन है श्रुतलेखन। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। आदर्श वाचन करता कौन है? शिक्षक करता है। शिक्षक जब बोलता है तो छात्र उसे सुनकर लिखते हैं, वही है श्रुत लेखन। आदर्श वाचन का प्रयोजन है श्रुत लेखन। आदर्श वाचन करता कौन है? शिक्षक। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, दृश्य साधनेषु परंपरागत साधनम वर्तते श्यामपट्टः, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका, आकृति विस्तारकम, संगणकम। दृश्य साधन में परंपरागत साधन है श्यामपट्ट। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। एक तो श्यामपट्ट है और एक पाठ्यपुस्तक है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कितने परंपरागत साधन हैं दृश्य साधन के अंतर्गत, तो 2 हैं। कौन सा? श्यामपट्ट और पाठ्यपुस्तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, पठनस्य मुख्यतः कति भेदा सन्ति, 2, 3, 4 या 5। पठन के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सस्वर पठन हो गया, सस्वर पठन, और एक हो गया मौन पठन। 2 पठन के प्रकार होते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, सस्वर पठन और मौन पठन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, मौखिक परीक्षया भेदा नास्ति, वाक्चातुर्यम, संवादः, श्लाका परीक्षा या शास्त्रार्थ। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? वाक चातुर्यम नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। बाकी सभी यानी संवाद, शास्त्रार्थ, श्लाका परीक्षा, ये सब मौखिक परीक्षा के भेद हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाविंशतिः संख्या अस्ति, 820, 28, 38 या 48। अष्टाविंशति कौन सी संख्या है? कौन सी है बताइए? 28 है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, बाह्य मूल्यांकनम किम आवश्यकम वर्तते, प्रश्नपत्राणां निर्माणम, कक्षा कार्यम, गृह कार्यम या मौखिक परीक्षा। बाह्य मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है? प्रश्नपत्र निर्माण। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। अगला देखिए, शिक्षायाः सर्वोत्कृष्ट उद्देश्यं किम, धनोपार्जनम, उपाधिलाभः, सुनागरिक निर्माणम, व्यवसाय निष्ठा वर्धनम। बताइए, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या है? तो क्या है? सुनागरिक निर्माण, यानी अच्छे नागरिक का निर्माण करना। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, परायण विधे अंगम अस्ति, व्याकरण विधे, प्रत्यक्ष विधे, प्रश्नोत्तर विधे या पाठशाला विधे। परायण विधि का अंग है, कौन सा है बताइए? ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही आंसर है। पाठशाला विधि जो है वह परायण विधि का अंग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है? विद्युद्यव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा भवति। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? और इसमें संधि कौन सी है यह भी बताइएगा आप लोग। संधि भी बताइएगा और संधि विच्छेद भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।